जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आपका अपना दोस्त अनुज काम्बोज आपके साथ एक बार फिर जुड़ गया है क्लास नंबर 3 के साथ, आरपीएफ की इस क्लास के साथ। ठीक है, तो देखिए क्लास नंबर तीन आरपीएफ के अंदर हमारी ये रहेगी और नंबर सिस्टम की ये हमारी क्लास रहने वाली है, नंबर सिस्टम। ठीक है, आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम के हमने 2 क्लास पहले ले चुके हैं। क्लास नंबर 3 की आज बारी है और आप सभी एक चीज का और इंतजार कर रहे हैं, करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर जैसे मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर आपको प्रिया मैम पढ़ाएगी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगी। एक क्वेश्चन अगर आप लोग कवर करते हो तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग कवर करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम साइड में लगाएंगे और फिर उसके हिसाब से 10 से 12 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे उन्हें आप लोग लगाओगे। ठीक है, उनके बारे में सारी की सारी बातें होगी। तो एक क्वेश्चन लगभग आपको कवर कराएगा कितने क्वेश्चनों को? लगभग 10 क्वेश्चनों को, 10 से 12 क्वेश्चनों को। तो हम इस प्रकार से अगर हम 10 क्वेश्चन कवर कराएंगे तो 10 के साथ आपको 100 क्वेश्चन कवर कराएंगे। और 100 क्वेश्चन अगर आप लोग एक दिन में कवर करते हो ना मेरे भाई, 100 क्वेश्चन अगर आप लोग एक दिन में कवर करते हो 15 से 20 मिनट की वीडियो में, तो भाई एक महीने में आप लोग लगभग 3000 क्वेश्चन कवर करोगे। और 2 से 3 महीने में 9 से 10,000 क्वेश्चन अगर आप लोग कवर करते हो तो भाई किसी भी एग्जाम में बैठ जाना तो सफलता आपके कदम चुभेगी करंट अफेयर में। और मैथ की जिम्मेदारी तो मैं खुद लेके चलता हूं भाई। किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मैथ की भाई मैं पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेके चलता हूं। आपसे जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा और क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार। आप सभी को पता है मैं किस प्रकार से आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की आरपीएफ की हमारी अभी नई क्लास ही चली है, क्लास नंबर 3 का नंबर है हमारा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम के अंदर से आज जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो बहुत बढ़िया है, शानदार है। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बनी रहिए और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है भाई, चलिए। इकाई के अंक के बारे में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, इकाई का अंक कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट के बारे में। उसके बाद एक टाइप इसका रह चुका था, उस टाइप की आज मैं बात करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 584। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है 328, मल्टीप्लाई में दिया है 547 और फिर मल्टीप्लाई में दिया है 613 और इसमें पूछा है, देखिए इसमें पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन जो आपके सामने है वो है 2 और मेरे भाई 3, 4 और 5। ठीक है, चलिए बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो यूनिट डिजिट हमें इसका निकालना है, तो कैसे किस प्रकार हम पता करें? या तो हम इन सब की 584 की मल्टीप्लाई इसमें करें, फिर इसकी इसमें करें, फिर इसकी इसमें करें, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और इनकी मल्टीप्लाई पूरे एग्जाम के अंदर ही हो पाएगी, एक क्वेश्चन ही हो पाएगा। तो ट्रिक किस प्रकार आपको लगानी है? सबसे बाद का आपको अंक लेना है, सबसे बाद की अंक की मल्टीप्लाई सबसे बाद में। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो 4 संख्या आपको दी हुई है ना, उन सबके बाद के अंक आपको लेने हैं। कौन से? सबसे बाद के अंक आपको लेने हैं। ठीक है, मैंने सबसे बाद के अंक ले लिए और स्टार्टिंग के दो की मल्टीप्लाई कराओ, 2 अंकों की उनकी। तो 4 × 32 कितना आया? 32। कितना आया? 32। इस 32 में से सबसे लास्ट का ही मुझे लेना है। जैसे जिस प्रकार मैंने पूरी संख्या में 4 का लास्ट का लिया है ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में मुझे लास्ट का लेना है। कितना लूंगा मैं? 2। यहां तक कोई दिक्कत? इस 2 की मल्टीप्लाई फिर अगले वाले गोले के साथ करानी है। देखो 2 × 7 = 14। कितना मिला मुझे? 14। कितना मिला मुझे? 14। और आप सभी को पता है कि लास्ट की ही मल्टीप्लाई, मैं लास्ट का ही अंक लूंगा और लास्ट का मेरे पास 4 है, फिर 4 की मल्टीप्लाई इस 3 में करा देंगे और 4 × 3 = 12 और मुझे लेना है लास्ट का ही अंक। तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा? 2। यानी कि इकाई का अंक क्या बना? 2। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? यहां तो क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? अगर आया तो स्क्रीनशॉट लो। इसी के साथ फिर मैं क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। हो गया? एक क्वेश्चन और लिख दूं आपके लिए। चलिए यहीं पे करा देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो कि आपसे 292 गुणा 197 गुणा 512 और गुणा 648 इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा। इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा और ऑप्शन भी आपसे इस प्रकार के दिए जा। किस प्रकार से? देखो 1, 2, 3 और 4 ये ऑप्शन आपके सामने है और आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर ऊपर
क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि लास्ट का अंक 2 लेंगे, 7 की बात करेंगे, 2 की बात करेंगे और 8 की बात करेंगे। पहले वाले 2 अंकों से मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 2 से 14, कितना मिला मुझे 14, और मैंने बताया था कि मुझे लास्ट के से मतलब है 4 आया, ठीक है। मल्टीप्लाई अभी इसकी भी दे दी है, 4 दूनी 8, 8 मिल गया। इसमें तो एक ही अंक है, जब एक ही अंक है तो बस इसी की मल्टीप्लाई लास्ट में करा दो, 8 8 64, 8 8 64। हमें लेना है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक मुझे क्या मिला है 4, तो हम आंसर क्या देंगे 4। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, मैंने पिछले वाले जो क्लास ली थी क्लास नंबर 2 में घात के क्वेश्चन कराए थे कि अगर आपको इकाई का अंक निकालना है और उनकी घात या आधार में क्वेश्चन दिया गया है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई वाले नहीं कराए थे, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन मैंने 2 ये करा दिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका है तो आप कर सकते हो बिल्कुल एग्जाम के अंदर, ये मैं दावा कर सकता हूं दोनों क्वेश्चन बताने के बाद, ठीक है भाई। चलिए इसी का एक क्वेश्चन नंबर 3 और पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले जल्दी से। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, घात में दिया हुआ है 7 की घात 95, घात में दिया हुआ है 7 की 95, 95 घात है और 7 इसका आधार है, माइनस करके 3 की घात 58 दिया हुआ है और कह रहा है कि का इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 0, 4, 6 और 7, 6 और 7, ठीक है। सबसे पहले आधार और घात वाला ही क्वेश्चन है, मैंने कैसे बताया था आपको कैसे करना है। आधार और घात वाला क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले जो हमारी घात होगी, सबसे पहले जो हमारी घात होगी हम उसको डिवाइड कराएंगे 4 से और शेष की बात करेंगे, शेष क्या बचेगा फिर इसकी घात उसे लगाएंगे, ठीक है। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे और शेष की बात करेंगे कि शेष क्या आएगा, ठीक है। चलिए 4 दूनी 8 और 4 के 12, तो 3 शेष बचा, कितना बचा 3 शेष, तो 7 की घात कितना लग गया 3। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो 3 की घात यानी कि शेष में कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा, शेष में कितना बचा 2, और जो शेष बचेगा वही आधार की घात लग जाएगा। यहां तक ठीक है? ठीक है सर। देखिए अब 7 की घात 3 कितना आएगा, या फिर देखो यहां से 2 चीजें निकल के सामने आती है। सबसे पहले तो आप लोग जो घात दी हुई है उसको सोल्व करोगे, ठीक है, फिर उसको माइनस करोगे, जो इकाई का अंक आएगा उसे आंसर दोगे, ठीक है। देखिए 7 की घात 3 जैसे आप लोग करोगे, 7 की घात 3 आप लोग जैसे करोगे यानी कि 7 गुना 7 और फिर उसमें 7 की मल्टीप्लाई करा दोगे, तो इसका जो भी मल्टीप्लाई इसकी आएगी उससे इसको माइनस करोगे पहले, फिर जो बचेगा उससे इकाई के अंक का आंसर आप लोग दोगे। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई, कोई दिक्कत? ठीक है। देखो 7 की घात 3, ठीक है, 7 की घात 3 आप लोग लिख दो, यहां पे कितना आएगा 343 और माइनस 3 की घात 2 का हम क्या लिखेंगे 9, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है? ठीक है, माइनस कर दो, इसमें से क्या कर दो माइनस। देखो 9 को इसमें से माइनस करोगे तो कितना आपके पास बचने वाला है 334, 334, ठीक है। अब इसमें देखो इकाई का अंक कितना है, क्योंकि संख्या तो मेरे पास ये बची है ना सबसे लास्ट में घटाने के बाद, तो ये 4, तो आंसर हम क्या देंगे 4। पति से निमाई बात ये नहीं है, ठीक है। आप लोग ऐसा मत करना कि 7 की घात 3 है भाई, मैंने लिख दिया 343, इसका इकाई का अंक कितना आया 3, ठीक है। यहां पे 3 की घात 2 है, ये लिख दिया मैंने 9, तो इसका इकाई का अंक -9 और आंसर दे रहे -6। सबसे पहले जो हमने काम करना था वो तो हमने कर दिया, उसके बाद काम करने के बाद जो घातें बची है वो तो हमें उनका डिवाइडेशन तो हमें खोलना ही पड़ेगा, उनकी मल्टीप्लाई हमें करानी पड़ेगी। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो शेष बचता है उसमें इकाई का अंक क्या होगा उसका आंसर देंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं फिर, ठीक है। अगर आपसे डिजिट पूछा जाता है, इकाई का अंक पूछा जाता है, तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं, अब नहीं क्वेश्चन आपसे छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि a तथा b पूर्णांक हो जहां b बड़ा है 0 तो दो पूर्णांक क्या हो तथा r ऐसे होंगे कि, ठीक है भाई। देखो सबसे पहली बात मैं आपको एक बता दूं, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला क्या है दिया है आप सभी को पता है कि ये फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल,
ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया है उसने, ए बराबर, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां जीरो जो है वो आर के इक्वल भी हो सके और आर से छोटा, और आर से छोटा। ठीक है, यानी कि आर बड़ा और आर जो है वो बी से छोटा, यानी कि बी की वैल्यू जो है वो आर से बड़ी। ये पहला ऑप्शन हमारा है, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल कितना दे दिया आर। ठीक है, मैं अब आपको पूरी की पूरी भाग करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा पूरा का पूरा। ये क्या है, भाज्य, यानी कि भाज्य हम कहां लिखते हैं, जिसको हम भाग करते हैं। भाजक क्या है, जिससे हम भाग देते हैं। और क्यों, यानी कि भागफल, जो हमें भाग करके फल प्राप्त होता है वो यहाँ पे, और नीचे जो बचता है वो शेष, और शेष फल की जगह प्लस आर, यानी कि आर इसने शेष दे दिया है। ठीक है यहां तक भाई। अगर उसने ये क्वेश्चन दिया है तो क्या ये मैं कह सकता हूं, मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी, जिसने नहीं देखी है ना पूरी डिटेल, वो क्लास नंबर 1 पे जाके इसकी पूरी डिटेल समझ सकता है। मैंने इसकी पूरी डिटेल बताई है, जहां फॉर्मूला बताया। ठीक है, देखिए मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो हमारा शेषफल है ना भाई, जो हमारा शेषफल है वो जीरो भी आ सकता है, वो जीरो भी आ सकता है। यानी कि जो आर की वैल्यू है ना, अगर ये यहाँ पे पूरा कट जाए, कोई भी संख्या दी हुई है वो यहाँ पे पूरी कट जाए, तो मेरा शेषफल जीरो बचेगा। तो मैं कह सकता हूं कि आर की वैल्यू जीरो भी आ सकती है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ठीक है, और अगर वो पूरा नहीं कटता ना, तो आर की वैल्यू जीरो से बड़ी भी तो आ सकती है, 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, परंतु ये शेषफल तभी बचेगा, ये जो बी की वैल्यू है ना मेरे भाई, ये वैल्यू बड़ी ही रहनी चाहिए, शेषफल तभी रुकेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कराता हूं ना 5 को 3 से, तो 3 एकम 3, तो नीचे कितना बचा, शेष 2। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि शेष तभी बचा पाएंगे हम जब वैल्यू जो है इस भाजक से छोटी होगी। अगर इस भाजक से बड़ी होगी तब तो मैं उसका पारा चलाऊंगा ना आगे, उसे सोल्व करूंगा ना आगे। इसे कब रोकूंगा मैं, जब ये इसमें पारा नहीं चलने लगा और ये शेष बच जाएगा नीचे, तभी तो रोकूंगा। तो जब ये इससे कम आएगा तभी तो इसके पारे रोकूंगा, तभी तो इसको सोल्व करना रोकूंगा ना। यानी कि जब ये कम आ जाएगा, कौन कम आ जाएगा, शेषफल। यानी कि जो शेषफल है ना मेरे भाई, जो ये शेषफल है, जो आर की वैल्यू है ना, वो हमेशा इस वैल्यू से, यानी कि बी से, ये जो आर है, ये जो बी है, ये आर है, तो इसमें हमेशा बी बड़ा होगा और आर हमेशा छोटा होगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि हमारे पास शेषफल तभी बचेगा, शेषफल हम तभी रोकेंगे वहां पे आके जब ये छोटी वैल्यू हो जाए, किससे, बी से। यानी कि जो आर की वैल्यू है ना, या फिर आप लोग ऐसा लिख लो कि बी की वैल्यू बड़ी होगी हमेशा किससे, आर से। ठीक है, और आर का क्या संबंध रहेगा, आर भाई जीरो भी हो सकता है, ये मैंने लिख दिया, आर जीरो भी हो सकता है, और आर की वैल्यू जीरो से बड़ी भी हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा मैटर अगर बनता है इससे, तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी भी बताऊंगा करके, तभी क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर राइट आंसर इसका हुआ तो फिर तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, देखो बी बड़ा है किससे, आर से, बी बड़ा है किससे, आर से, बिल्कुल सही है। और आर की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी या फिर बराबर हो सके, आर की वैल्यू जीरो से बड़ी देखो और उसके बराबर हो सके। इसका मतलब यह है कि हमारा पहला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो चुका। ठीक है, उसने सही पूछा था कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही राइट हो चुका। ऑप्शन नंबर 2 की बात करता हूं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 समझो। ऑप्शन नंबर 2 देखिए कैसे क्वेश्चनों को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में मैं देख रहा हूं एक लगत, एक सेकंड रुको। बी बराबर ए क्यू प्लस आर, बी बराबर ए क्यू प्लस आर, जहां जीरो आर से छोटा और आर जो है वो बी से छोटा या फिर बी के बराबर हो सकता है। या तो ठीक है, चलिए देखिए कैसे एलिमिनेट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले ये कह रहा है कि बी एक ऐसी संख्या है जिसको हम भाग कर रहे हैं, मैं यहां पे भाग में लिख रहा हूं। बी एक ऐसी संख्या है जिसको मैं भाग कर रहा हूं, और ये ए क्या है, ये भाजक है जिससे मैं भाग दे रहा हूं, और क्यू क्या है जी, वो मुझे भागफल प्राप्त हो रहा है। नीचे आर ये वही है जो हमें जिस शेषफल प्राप्त हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है, दिख रहा है भाई नीचे, ये बताओ मुझे पहले तो। पीछे
नीचे कोई वीडियो में प्रॉब्लम तो नहीं आता? दिख रहा है? दिख रहा है तो बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखो कैसे इस क्वेश्चनों को करते हैं हम। देखो मैं अब भी यही बात कहूंगा कि ये जो शेष है ना, जो शेषफल है, ये इस ए से, क्योंकि ए है ना अब की बार तो यहां भाजा, ये ए है, ये इस आर से बड़ा होगा। और शेषफल में ये कह सकता हूं कि ये जीरो भी आ सकता है शेषफल, और जीरो से बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि जीरो के इक्वल भी से मैं लिख सकता हूं और जीरो से बड़ा भी लिख सकता हूं इसको मैं, ऐसे जो मैंने यहां पे लिखा, ठीक है। ये चीज यहां पर भी ऐसे भी दर्शा सकते हो कि जीरो से बड़ा आ सकता है और जीरो के इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो ए की वैल्यू है ये हमेशा बड़ी होगी किससे? आर से। आर से तो हमें हमेशा बड़ी ही होगी, तभी ये शेषफल नीचे बचेगा, ठीक है। और आर के साथ जीरो का क्या संबंध है? आर जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, और बड़ा हो सकता है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है भाई। तो देखो अब ये जो मेरे से बना है, क्या ये उसने वही दे रखा था? ये कह रहा था कि आर जो है वो जीरो से हमेशा बड़ा है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर आर जीरो से हमेशा बड़ा है, कहने का मतलब ये है कि ये जो आर है ना, ये जीरो से हमेशा बड़ा है, तो हमेशा कैसे बड़ा हो जाएगा भाई? अगर पूरा पूरा वो ऊपर कट गया तो फिर जीरो भी तो आ सकता है, जीरो से बड़ा कैसे आएगा? इसने तो ये कह दिया कि हमेशा जीरो से बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर ये है, मान लिया कि मैंने ये डिवाइड कराया है, नीचे मेरे पास 2 बच गया, यहाँ जीरो तो नहीं बचा। तो जब जीरो नहीं बचा इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पूरा का पूरा हमेशा ही पूरा का पूरा कटेगा। तो कैसे पूरा पूरा संभव? ऐसी बात नहीं है। तो नीचे जीरो भी बच सकता है और इस आर की वैल्यू जीरो से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। जीरो भी बच सकता है, इसने मना कर दिया, यहाँ पे बराबर का निशान उसने दिया नहीं, बराबर देना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो चुका। बताइए, सुनवाई बात, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पे अभी तक ये क्वेश्चन नहीं लिया था, ठीक है। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने, पहली बार आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है कि क्वेश्चन जो है ना समझ में आ जाएगा। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर, यह क्वेश्चन आ भी रहा है एग्जाम में, विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या आएगा? इसकी ट्रिक क्या है? इस क्वेश्चन की ट्रिक यह है कि 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं। तो जो शेष बच रहा है ना, इसी को डिवाइड करा दो उस संख्या से। हर क्वेश्चन में यही करना है। जो शेष बच रहा है ना, शेष क्या बच रहा है पहली बार में? ये 47 बच रहा है, ठीक है। और अब इस 47 को ही डिवाइड करा दो, कितने से विभक्त करने के लिए कह रहा है? 15 से विभक्त करने के लिए कह रहा है। 15 से इसी को डिवाइड करा दो, 15 या 45, कितना बचा नीचे शेष? 2। बस उतनी यही पूछा है कि शेषफल क्या बचेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 2 आंसर इसका हम दे दें, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन यहीं पे करा ले, 6 क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं भाई। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 3 प्राकृत संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में, ये 3 प्राकृत संख्या है जो 2:3:4 के अनुपात में है, ठीक है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो, इन संख्याओं के वर्गों का योग, अब देखो जब हम इसे अलग अलग करेंगे 2x हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ये 4x हो जाएगा, ठीक है। इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 4x²। इसका वर्ग करोगे कितना आएगा? 9x²। इसका वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 16x²। इनके वर्गों का जो योग है, जो जोड़ है, वो कह रहा है कि बराबर 116 है, बराबर 116 है। तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या हम तब ज्ञात कर पाऊंगे जब मेरे पास x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, सारी संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले x की वैल्यू यहां से निकाल लो। 16 × 25 और 4 × 29, तो ये पूरा का पूरा कितना होगा? 29x² बराबर कितना? 116, ठीक है। 4 से कैंसिल होगा, 29 चौक के 116, और x² बराबर 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। x की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 2। उस 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दो, 2 दूनी 4, 2 रखोगे 2 तिया 6, 2 रखोगे 2 चौक 8। तो जो प्राकृत संख्या मुझे मिली वो क्या मिली? 4, 6 और 8। क्या मिली? 4, 6, 8, ठीक है भाई। क्या मिली? 4, 6, 8, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80, 36, 42, ये मैं संख्या लिख रहा हूं 80, 36, 42, ये एक संख्या दी हुई है। ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। 4 ऑप्शन दिए हैं,
1, 4, 7 और 9। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इसमें जोड़ने पर जो इस संख्या में मैं जोड़ दूं और यह 11 की गुणज हो जाए। 11 की गुणज का मतलब जो 11 के पहाड़े में आता है, यानी कि 11 जो है इसको पूरा पूरा डिवाइड करा दे, ठीक है, यानी कि ये 11 से कट जाए, ठीक है। अभी फिलहाल ये बात है कि ये 11 से डिवाइड नहीं हो रही है, तभी तो जोड़ने के लिए कह रहा है। तो भाई ऑप्शनों में से 4 में से एक ऑप्शन तो सही होगा। वो कह रहा है कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसे इसमें जोड़ देना हम, ये पूरी की पूरी 11 से कट जाए। तो या तो 1 जुड़ेगा या 4 जुड़ेगा या 7 जुड़ेगा या 9 जुड़ेगा, 4 ऑप्शन में तो ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों में क्या काम करेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है उसको जितने से वो डिवाइड करने के लिए कह रहा है ना, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसको 11 से पहले सबसे पहले 11 से डिवाइड करा लो, ठीक है। क्या करा लो, 11 से डिवाइड। अब देखो कैसे, 11 7 77 ऊपर लिखने की जरूरत है, हमें नीचे से मतलब है, ठीक है भाई, क्योंकि नीचे जो शेष बचेगा उसी से सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। 11 7 77, फिर 3 उतार लिया, 11 3 33, फिर 6 उतार लिया 4, ठीक है, 11 5 55, 9 2 उतार लिया, ठीक है, 11 8 88। कितना बचा नीचे शेष, शेष कितना बचा 4, शेष कितना बचा 4, देखिए शेष बचा मेरे पास 4। अब सबसे पहले तो आप लोग एक चीज जान लीजिए, अगर किसी भी संख्या को मैं डिवाइड करता हूं, मान ले कि इसको 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं और 2 दूनी इसमें 4, नीचे 1 शेष। सबसे पहली बात, जो शेष बचेगा वो हमेशा उस संख्या में ज्यादा होता है। अगर उस संख्या से वो 1 को मैं घटा दूं ना, तो वो संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये बात बिल्कुल जान लो आप। 1 ये ज्यादा है इस संख्या में जो शेष बच रहा है, ठीक है। अगर इस 5 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 2 दूनी 4 ऊपर ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये जो 4 बच रहा है ना, ये 4 इसमें संख्या में ज्यादा है। अगर 4 इसमें से मैं माइनस कर दूं तो ये संख्या यहीं पे पूरी की पूरी कट जाएगी 11 से, ठीक है। तो ये 4 मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा, लेकिन उसने घटाने की बात ही तो नहीं कही। अगर वो ये कहे कि इसमें से क्या घटाया जाए, ये 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो मैं 4 घटा दूं। उसने कहा कि क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ने के लिए मुझे यहाँ पूरा का पूरा पाड़ा चल जाना चाहिए। देखो 11 कम 11, इसमें एक बार पाड़ा चलाने के लिए ना मुझे इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। उसने जोड़ने की बात कही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भाई बदलो, बात समझ में आई या फिर नहीं आई। अगर इसमें 7 जोड़ दूं 11 हो जाएगा, 11 कम 11 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए। घटाने के लिए कहता तो नीचे जो शेष बचेगा वो माइनस हो जाएगा। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना जोड़ना पड़ेगा, कि एक बार कम से कम एक बार तो डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, 127 की घात 127, 127 की घात 127 और प्लस 97 की घात 127। एक संख्या तो ये है, और दूसरे वाली जो दी हुई है वो है 127 की घात 97 और प्लस 97 की घात 97, और ये एक संख्या ये है। पूछ रहा है कि क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। 127 है या 97 है या 30 है और या फिर 224 है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है। 4 से 5 सेशन में लूंगा और संख्या पद्धति पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आरपीएफ के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब बता दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मुझे जानना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में किस प्रकार सोल्व करूं। देखो अगर मेरे पास x की n प्लस a की n का रूप है, कहीं पर भी x की n प्लस a की n का रूप है, ये देखो x की n प्लस a की n का रूप है, ये माइनस भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखो x की n प्लस a की n, 4 रूप आ सकते हैं, चारों रूप बता रहा हूं। x की n माइनस a की n, ठीक है, और x की n माइनस a की n। देखो सबसे पहले माइनस के समझ लो। अगर x की n माइनस a की n है तो ये हमेशा x माइनस a से विभाजित होगा। x माइनस a से विभाजित हमेशा किससे होगा, x माइनस a से ये विभाजित होगा हमेशा, माइनस वाला। और माइनस वाला और ये माइनस वाला अगर है और हम चाहते हैं कि प्लस वाले से विभाजित हो, x प्लस a से, और हम इन दोनों को जोड़ दें, x प्लस a दोनों को जोड़ दें, तो ये तब होगा जब n होगा सम, जब n होगा सम।
ये तब होगा जब n होगा सम। अब प्लस वाले देख लो, ये प्लस वाला सिर्फ ओनली प्लस वाले से ही विभाजित होगा और इसकी ये कंडीशन है कि n एक विषम संख्या हो, जो ऊपर घात है ना लगी n, ये विषम हो, ठीक है। और x प्लस a वाला कभी भी x माइनस a वाले से विभाजित नहीं होगा। बोलो समझिए बात या नहीं है? देखो जब क्वेश्चन करूंगा तब आएगी समझ में। ये रो देखो 127 की घात 127, ऊपर तो है ये n, ऊपर क्या है ये n, ऊपर जो है ये n है, ठीक है। और नीचे क्या है x a, ये x है ये a है, ये x है और ये a है। ऊपर तो ये हमारा n ही है, दोनों जगह सेम मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बना कि x की n प्लस a की n, यही तो बना क्वेश्चन। यही यहां पे है देखो x की n, ये n दोनों जगह सेम है, ये n और ये n, ठीक है। ये x है, ये x है और ये है a, ठीक है भाई। पहले वाला x की n ये लगा दिया x की n और दूसरे वाला a की n ये लगा दिया a की n। ये वाला प्लस था बीच में तो प्लस वाले ही ये दोनों की हम बात करेंगे। माइनस वाला भी इन प्रकार के क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो आप लोग फिर माइनस की बात करोगे। किस प्रकार करोगे? जिस प्रकार मैं क्वेश्चन को बताऊंगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि n x की n और प्लस a की n इन दोनों में आ रही है, ये दोनों है, दोनों में आ रही है, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि x की n प्लस a की n सिर्फ जो विभाजित होगा ना वो x प्लस a से ही होगा, परंतु एक तय है कहानी कि n की वैल्यू विषम हो। तो n की वैल्यू क्या विषम है? बिल्कुल 127 विषम है, बिल्कुल 127 विषम है। यहां भी प्लस वाला ही है, यहां भी n विषम है और यहां भी n विषम है। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगा? x प्लस a। क्या रखूंगा? x प्लस a। और ये तो विभाजित कभी नहीं होगा, x माइनस a तो मैं कभी भी नहीं करूंगा इस क्वेश्चन। इसे तो चाहे आप याद रखो या फिर नहीं रखो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कि x की n प्लस a की n, ये तो x माइनस a से कभी भी विभाजित नहीं होगा। प्लस वाला भी तभी होगा, यानी कि x प्लस a, यानी कि 127 में 127 में मैं 127 में क्या जोड़ूंगा? 97, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 224। कितना आ जाएगा? 224। तो ये तभी होगा जब n विषम हो, और n मेरे पास विषम था ना 127, तो मैंने दोनों को दोनों ऐड कर दिया। अगर ये पूरा का पूरा लागू हो रहा है पूरा फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ये भी x की n प्लस a की n है और बीच में प्लस है, x की n प्लस a की n है और बीच में प्लस है। तो ये वाला भी सेम है इसकी तरह, तो माइनस वाले से कभी भी नहीं विभाजित होने का, ये तो छोड़ दो। अब ये तभी विभाजित होगा x प्लस a, तभी करेंगे हम जब n विषम है। n विषम है मेरे पास 97, तो दोनों x प्लस a को जोड़ दो, यानी 127 और प्लस 97 को जोड़ दो। ये भी कितना है? जुड़ गया 224। तो देखो इसका भी पूरा का पूरा सोल्व होने के बाद 224 और इसका भी पूरा का पूरा सोल्व होने के बाद 224। उसने पूछा था कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा? उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है? 224। हम आंसर क्या दे सकते हैं? 224। बात समझ में आई है या नहीं आई? बताइए, बात समझ में आई है या फिर नहीं आई? यही क्वेश्चन x माइनस a में भी यहाँ पे माइनस का निशान भी आ सकता था, ध्यान देना। फिर जो घात है वो सम आएगी, क्योंकि x माइनस a तो ये हमेशा विभाजित होगा, x माइनस a से तो ये हमेशा विभाजित होगा। और अगर प्लस हम इसे करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, तो ये तय है कि n सम होनी चाहिए, ठीक है भाई। ये पूरा का पूरा आप लोग नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर सेशन को समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो चुका है भाई। आज ये क्लास आरपीएफ की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने रखे हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और साथ ही साथ 9 AM पे यूपी पुलिस की क्लास, 2 PM पे आप लोग एएलपी टेक्नीशियन की क्लास और 5 बजे आरपीएफ की क्लास बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी प्रकार से ले सकते हो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आपसे दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।